तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं पूजा शर्मा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूँ खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के इस कार्यक्रम में। भरपूर उत्पादन लेने के लिए मूंगफली की कैसे करें वैज्ञानिक तकनीक से बुआई। गोबर का उपयोग गमले बनाने में करके किसान कमा सकते हैं अच्छी आय। समेकित कृषि प्रणाली कम जगह से अच्छी आय कमाने का जरिया। हमारे पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश के जो किसान भाई खरीफ मौसम में मूंगफली की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए वर्तमान समय इसकी बुआई के लिए उचित चल रहा है। तो मूंगफली का अधिक उत्पादन लेने के लिए किसान भाई किस तरह से करें वैज्ञानिक तकनीक से बुआई, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ के डॉक्टर A.K. चौबे। ग्रीष्मकालीन मूंगफली जिसकी खुदाई संभवतः आप पूर्ण कर चुके होंगे, अब आप खरीफ में वर्षा ऋतु में मूंगफली की बुआई करना चाह रहे होंगे। इसमें सबसे पहली चीज़ आती है प्रजातियों का चयन। किसान भाइयों, जब आप वर्षा ऋतु में मूंगफली की फसल लेने जा रहे हैं तो आप वर्षा ऋतु के लिए जो हमारी मुख्य प्रजातियां हैं, जिनकी पकने की अवधि 115 दिन से लेकर के 135 दिन के बीच में होती है, जिनकी उत्पादन क्षमता भी ज़्यादा होती है, ऐसी प्रजातियों का चयन करना चाहिए। किसी भी फसल से आशातीत उपज के लिए उन्नत प्रजातियों का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आमतौर पर किसान भाई उसी प्रजाति की बुआई कर देते हैं जो उन्हें आसानी से मिल जाता है। न तो वे इसकी फसल अवधि को ध्यान में रखते हैं और न ही उसकी उपज क्षमता को। ऐसे में उन्हें फसल से उचित उपज नहीं मिल पाती है। इसलिए मूंगफली की उन्नत प्रजातियों पर आइए विस्तार से जानकारी लेते हैं। खासतौर से हमारे क्षेत्र में जो प्रजातियां प्रचलित हैं उसमें 3 तरह की प्रजातियां हैं। एक फैलने वाली है, जैसे आपकी चंद्रा है, टाइप 28 है और यम 13 है। ये प्रजातियां फैलती हैं। जब आप फैलने वाली प्रजाति लेते हैं तो बीज की जो दर है वो लगभग 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आप बुआई के समय प्रयोग कीजिए। तो इन प्रजातियों का जब आप बुआई करते हैं तो उस समय ध्यान रखिए कि लाइन से लाइन की दूरी आप 45 सेंटीमीटर रखिए और गिरी से गिरी की दूरी यानी पौधे से पौधे की दूरी लगभग 20 सेंटीमीटर रखिए। दूसरी तरह की जो हमारी प्रजातियां हैं उनको अर्ध प्रसारित सेमी स्प्रेडिंग यानी थोड़ी फैलती हैं, इस तरह की प्रजातियों को कहते हैं, जिसमें आपका जो नई और बेहतर प्रजातियां हैं अंबर है, प्रकाश है, ICGS 1 है, ICGS 44 है, GG 20 भी इसी श्रेणी में आती है। जब इन प्रजातियों की आप बुआई करने की बात करते हैं या इनका चयन करते हैं बुआई के लिए, तो आप बीज की मात्रा लगभग 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में बुआई के लिए प्रयोग करें। इसके अलावा कुछ प्रजातियां हैं जो खड़ी होती हैं, जिसमें आपका कौशल है, TG 26 है, TG 37 है। तो अगर आप इसका चयन करते हैं तो इनकी बीज की मात्रा बढ़ जाती है। ये करीब करीब आपकी 90 से लेकर के 100 किलोग्राम गिरी की मोटाई के हिसाब से प्रति हेक्टेयर लगती है।
और इनकी जो लाइन से लाइन की दूरी है वो 30 सेंटीमीटर रखते हैं, और गिरी से गिरी या पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 10 से 15 सेंटीमीटर। खास तौर से अगर आप TG 26 ले रहे हैं, कौशल ले रहे हैं, तो इनकी पौधे से पौधे की जो दूरी है वो आप 10 सेंटीमीटर रखिए। किसान भाइयों, हम प्रजातियों और बुआई पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन बुआई के पहले आपको बीज उपचार करना भी जरूरी है, क्योंकि तमाम तरह की बीमारियां खड़ी फसल में आती है। यदि आप बीज का उपचार कर लेंगे तो खड़ी फसल बीमारियों से मुक्त रहेगी। तो कैसे करना है बीज का उपचार, आइए जानते हैं। इसमें बीज का शोधन करते समय आप एक चीज का ध्यान रखिए कि इसमें यानी आपको अपनी फसल को बीमारियों से बचाना है, खास तौर से मूंगफली को, तो सबसे पहले फफूंदनाशी से बीज का शोधन कीजिए। इसके लिए आप 2 ग्राम थीरम और 1 ग्राम बाबिस्टीन 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप थीरम और बाबिस्टीन का मिक्सचर बना लीजिए, और बुआई से कम 1 रात पहले आप बीज का शोधन आप फफूंदनाशी से कर लीजिए। फफूंदनाशी से बीमारियों के रोकथाम के लिए आपने बीज का शोधन कर लिया। उसके बाद आपका नंबर आता है इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक। अगर आपके खेत में गिटार लगने की संभावना है, दीमक लगने की संभावना है, तो आप अपने बीज को इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशक से शोधित कर लें, और बेहतर है कि आप कीटनाशक में क्लोरपाइरीफास का चयन कीजिए। अगर क्लोरपाइरीफास का आप चयन करते हैं तो ध्यान रखिए 1 किलोग्राम गिरी में 20 मिलीलीटर की आवश्यकता पड़ेगी। इसको आप 2 बार में डालिए। तीसरे नंबर पर राइजोबियम से, यानी मूंगफली का जो राइजोबियम कल्चर है उससे आप अपने बीज को आखिर में शोधित कीजिए। सावधानी रखिए कि आपने बीमारी के लिए दवा लगाया है, कीड़े के लिए दवा लगाया है, तो राइजोबियम की जो मात्रा 20 ग्राम है उसको आप बढ़ा करके 40 से 50 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज कर लीजिए। इस तरह से राइजोबियम से या कल्चर से बीज शोधन की विधि आपको पता ही है कि इसको 200 मिलीलीटर पानी में घोल लेते हैं। अगर घर में थोड़ा गुड़ पड़ा है तो 50 ग्राम गुड़ उसमें घोल लेते हैं, और उसके बाद अगर आपने इस FIR सिस्टम को लागू किया है तो उसमें आप 4 से 5 किलोग्राम बीज का ही शोधन 1 पैकेट से कीजिए, और उस गिरी पर आप इसको छिड़क करके अच्छी तरह से हाथ से मिला लीजिए। 3-4 घंटे छाए में रख दीजिए कि जो अतिरिक्त नमी हो वो हमारा गिरी या बीज अवशोषित कर ले। इसके बाद ये बुआई के लिए तैयार है और इसकी आप बुआई कर दें। इसके बाद आता है उर्वरकों का प्रयोग। उर्वरकों में खास तौर से 20 किलोग्राम नत्रजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 45 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ में आप 200 किलोग्राम जिप्सम प्रति हेक्टेयर 2.5 एकड़ के लिए प्रयोग आपको करना चाहिए। बेहतर है जिप्सम को 2 बार में डालिए। एक बार NPK यानी यूरिया, DAP और पोटास के साथ में आधी, और शेष बची आधी मात्रा आप जब पहली बार निराई गुड़ाई कराते हैं उस समय खेत में बखेर करके निराई गुड़ाई करा दें, तो आपकी उर्वरक की आपूर्ति हो जाएगी। इसके बाद आपका बुआई के समय जो ध्यान रखने की आखिरी चीज़ है वो है कि आप खरपतवार से अपने खेत को किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। तो किसान भाइयों, मूंगफली की फसल में एक निराई कराना आवश्यक है। अगर ये नहीं हो पाती है तब आप खरपतवारनाशी का प्रयोग करें बुआई के तुरंत बाद, और ये रसायन जो है उसका नाम है पेंडिमेथिलीन। पेंडिमेथिलीन करीब 3 से 4 लीटर प्रति हेक्टेयर या 1.25 लीटर प्रति एकड़ की दर से कम 200 से 250 लीटर पानी में घोल करके और पीछे की तरफ चलते हुए आप अपने खेत में जब बुआई का संपूर्ण कार्य पूरा कर लेते हैं तब उसका छिड़काव कीजिए। तो इस निवेदन के साथ कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपनी मूंगफली की फसल लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से मूंगफली से आप पैदावार ले सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
राज्य के अधिकतर किसान भाई खेती के साथ साथ गाय भैंसों का पालन भी करते हैं और इन पशुओं से प्राप्त गोबर का उपयोग खाद बनाने में किया जाता है। लेकिन यदि हमारे किसान भाई चाहें तो इस गोबर का उपयोग गमले बनाने में करके अतिरिक्त आय भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे गमले बनाने की विधि क्या है और वो किसानों के लिए कैसे लाभदायक है, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पीडी जुयाल से। जैसा कि सभी लोगों को मालूम है कि पॉलीथीन 1 मई से जो है स्टेट में ये बैन लग गया है। एक ये अच्छा कदम है सरकार का, और क्योंकि इससे बहुत नुकसान हो रहा था। हम लोग देखते हैं कि नर्सरी में आप प्लांट में सैंपलिंग लगाते हैं तो वहाँ पॉलीथीन यूज़ हो रही है। हर नर्सरी के आसपास आप देखेंगे कि पॉलीथीन का एक जमघट लगा हुआ है। वही चीज़ें पॉलीथीन उड़ के और ये हमारे गाय माता और जितने भी हमारे पशु हैं वो सब इसको खा लेते थे और खाने से उनकी मौत हो जाती थी। और आपको सबको पता है कि पॉलीथीन जो है ये ख़त्म नहीं होता, कहीं चला जाए या ड्रेनेज को रोक लेगा, नदी में चला जाएगा तो नदी को ख़राब कर लेगा। इस सब चीज़ों को देखते हुए विश्वविद्यालय ने एक बहुत बड़ी पहल की है। इसमें हमने पंचगव्य का जो हमारा एक माध्यम था, पंचगव्य के माध्यम से हमने गाय के जो 5 तत्व हैं, गोबर, दूध, दही, घी, पंचगव्य को आगे बढ़ा रहे थे। उस समय हम लोगों को गोबर के विभिन्न उत्पाद बनाने का ख्याल आया और ये काफ़ी लोग कर भी रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन एक विकसित तौर पे हमने इसको अपने यहाँ प्रायोगिक तौर पे, एक्सपेरिमेंटल तौर पे इसको हमने यूज़ किया। गोबर के गमले बनाना किसान और पशुपालकों के लिए किस तरह से लाभप्रद है तथा इसकी यूनिट लगाने में कितनी लागत आती है, इसकी समस्त जानकारी कुछ इस प्रकार से है। इसमें यह है कि अगर हम पॉलीथीन की जगह नर्सरीज़ में अपने छोटे गमले बनाएं, इसके गोबर के गमले, तो ये बड़े ही कारगर सिद्ध होंगे। और इनसे पर्यावरण का एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये बायोडिग्रेडेबल हैं, लेकिन इनके सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि गोबर के गमले हमारे लिए कम लागत में हैं। एक आपके पास में अगर गाय है और वो सारे दिन में अगर आपको 10 किलो के करीब गोबर दे रही है तो कम से कम 8 या 9 गमले इसके बन जाएंगे। इस पूरी यूनिट में करीब 1 लाख रुपए लगता है और उसमें एक मशीन है, पल्वराइज़र है, और साथ में जो है जो एक्चुअल मशीन खांचे वाली जो है, खांचे जो डाई जिसमें बनता है वो भी इसमें इंक्लूड है। तो 1 लाख रुपए में आप एक यूनिट इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और इसकी लागत, जैसे मैंने कहा कि जीरो बजट है, तो ये जीरो बजट का मतलब है कि ये बहुत ही कम लागत आ रही है और ऐसी लागत जो हर आदमी इसको अफोर्ड कर सकता है। एक छोटा सा आदमी, छोटा सा किसान, छोटा सा पशुपालक जो करना चाहता है काम, वो इस पे कर सकता है। तो किसान भाइयों, गोबर के गमले बनाने के लिए किन किन सामग्रियों की जरूरत होती है और आप इन गमलों को अपने स्तर पर बनाते समय किस प्रकार की सावधानियां बरतें, आइए जान लेते हैं। और इन गमलों के लिए किस तरीके से हम लोग बनाएंगे, इसके लिए एक हमारे पास में गोबर होना चाहिए। गोबर ख़ास तौर से सूखा होना चाहिए, जो बिल्कुल गीला ना हो और पुट्रीफाइड ना हो, बहुत पुराना ना हो। पुराना होने से वो टिकेगा नहीं और आपका गमला जो है एकदम ख़त्म हो जाएगा। सूखा गोबर हो और उसको जो है डिकम्पोज बिल्कुल ना हो, ये एक सबसे बड़ी बात है इसमें। ताज़ा गोबर लेने के बाद में उसमें फ़ाइबर कंटेंट बना रहता है, वो फाइबर कंटेंट उसको बाइंड करने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ उसमें लकड़ी का बुरादा आप डालें। लकड़ी का जो एक बुरादा आता है जहाँ पे लकड़ियाँ कटती हैं, उस बुरादे को आप बीच में इसमें डाल दें तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है, बहुत बढ़िया बन जाता है। इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हम इसमें मिला रहे हैं जो हमारा पेटेंट है, हमारा ट्रेडमार्क है, हमारा सीक्रेट है। इसके अलावा आप दूसरे तरह के गमले भी बना सकते हैं जिनमें आप पीली मिट्टी का भी उपयोग लगा सकते हैं। तो जो फ्लावर पॉट हम लोग बनाने जा रहे हैं उसमें भी हम लोग इसको एक्सटेंड कर रहे हैं और उससे इसकी शेप बन जाएगी पीली मिट्टी से। पीली मिट्टी ना हो तो दूसरी काली मिट्टी भी चल जाएगी इसमें। इन सब चीज़ों को मिला के आप लोग उसमें मिक्स कर लीजिए एक मिक्सर में, और जिससे कि वो सारा एक मिक्स हो जाए, पल्वराइज तरीके से हो जाए और वो एक शेप में आ जाए। और फिर उसको एक खांचे में हमने डालना होता है मशीन में, और वो मशीन उसको जो है प्रेस करती है और उसको प्रेस करने के बाद में एक शेप में निकल के आ जाता है। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है जो करनी पड़ती है। और उस तरीके से जो गमले तैयार होते हैं
बहुत अच्छी शेप में आते हैं और ये शेप गमलों की विभिन्न साइज भी बन जाते हैं। छोटे गमले होते हैं, बड़े गमले होते हैं। उसके बाद में इन गमलों को आप 24 से 48 घंटे के बीच में सुखा लीजिए, धूप में सुखा लीजिए इसको, जिससे उनमें एक शक्ति आ जाती है और फिर वो अपना एक शेप ले लेते हैं और एक बिल्कुल ठीक तरीके से काम करने लगते हैं। और इन गमलों को हम लोग अगर देखें कि नर्सरीज़ में हम लोग रिप्लेस करें तो एक तो इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत अच्छी है, खाद बना बनाया मिल जाता है, उसमें पौधा आप लगाइए और उसको उसी तरीके से पूरे गमले में अपने डाल दीजिए, या उसी तरीके से आप अपने जहाँ पे आप लगाना चाहते हैं खेत में, ज़मीन में, उसको सीधे लगा दीजिए। तो इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये गमले एक तरीके से पर्यावरण के लिए बड़े लाभदायक सिद्ध होंगे। उसी तरह से आप इसमें थोड़ा सा अपना पैसा भी कमा सकते हैं। और विभिन्न जगहों पे हम लोग पंचगव्य सेंटर खोलेंगे, वहाँ पे प्रशिक्षण भी हम लोग देंगे लोगों को कि किस तरीके से ये गमले बनाए जाएं और किस तरीके से गमले को प्रोपगेट किया जाए, जिससे कि सारी नर्सरीज़ में सारी जगह जो है पॉलीथीन का एकदम से खात्मा हो। और ये ऐसा विषय है जिससे कि हमारा पर्यावरण बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, शुद्ध रहेगा। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। पिछले कुछ वर्षों से प्राकृतिक आपदाओं और खेती की बढ़ती लागत के कारण आज कृषि करना घाटे का सौदा साबित हो रहा है। लेकिन किसान भाइयों, यदि आप समेकित कृषि प्रणाली को अपनाकर खेती करेंगे तो प्रति इकाई क्षेत्र से अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो यह समेकित कृषि प्रणाली आखिर है क्या और इसके क्या फायदे हैं, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शिवेंद्र कुमार से। आजकल सबसे जरूरी चीज हो गई है कि खेती से आमदनी, और हमारे केंद्र सरकार का लक्ष्य भी है कि कैसे किसानों की आमदनी को दुगनी की जाए। और वो अभी तक जैसा देखा जा रहा है कि धीरे धीरे प्रति इकाई जो किसान हैं, सभी किसानों की जो ज़मीन है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो उसका एक ही उपाय है कि सभी लोग, किसान भाई लोग, समन्वित कृषि पालन का उपयोग करें। समेकित कृषि प्रणाली प्राकृतिक संसाधनों को बिना नुकसान पहुंचाए कृषि की अन्य प्रणालियों से अधिक आय प्राप्त करने का जरिया है। समेकित कृषि प्रणाली में 2 या 2 से अधिक ऐसी फसलों या कृषि व्यवसायों को एक साथ एक स्थान पर इस प्रकार किया जाता है कि जिससे वो एक दूसरे को बिना हानि पहुंचाए एक दूसरे के लिए लाभकारी और सहायक हों। समेकित कृषि प्रणाली अपनाने से पूर्व आप ये जान लें कि आपके क्षेत्र की मांग क्या है। आप क्षेत्र की बाजार और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर मॉडल का चयन करें। तो इस आइडियल मॉडल के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं, आइए जानते हैं। जहाँ की जमीन नीचे की जमीन पाई जाती है, उनमें धान के साथ मछली पालन का एक बहुत ही अच्छा रोजगार हो सकता है, जिसमें निचली वाली जमीन में या तो धान के खेत के बीच में या धान के खेत के चारों तरफ एक ट्रेंच अगर गड्ढा खोद दिया जाए और जिसमें कि बारिश में पानी भर जाए और जिसके धान लगाने के बाद उसमें पानी आ जाती है और पानी आने के बाद उसमें मछली का जीरा भी डाल सकते हैं। तो धान के कटते कटते मछली का भी साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाता है, जिससे धान और मछली दोनों एक साथ कर सकते हैं। तो इससे धान भी मिलेंगे और मछली भी मिलेंगी। उसके अलावा मछली पालन के साथ मछली का जो तालाब के बांध जो होते हैं, उस बांध पर आप केले की खेती करें अगर, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। लगभग 1 हेक्टेयर तालाब का जो बांध होता है, उस पर अगर आप केले की खेती करें तो उसमें लगभग 1 से 2 टन केला प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष आप ले सकते हैं। और तो वो मछली पालन के अलावा एक दूसरी भी आमदनी होगी। उसी तरह
अगर पपीते की खेती करते हैं बांध पर, तो वो भी पपीते भी लगभग 2 से 3 टन प्रति हेक्टेयर जो तालाब का बांध है उसके अनुसार ले सकते हैं। तो वो भी एक अलग से आमदनी होगी। उसके साथ अगर सब्जी की खेती करना चाहते हैं, कोई किसान है कि तालाब का जो बांध है उस बांध पर सब्जी की खेती करें, तो वो भी एक जरिया है जिसमें कि 1 से 1.5 टन सब्जी आप पैदा कर सकते हैं प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष। तो समन्वित कृषि प्रणाली जो है, इसका मेन उद्देश्य होता है कि कम समय में कम भूमि में ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी, और एक जो फसल होती है उसका फसल का अवशेष जो खराब होता है उसको हम दूसरे फसल के लिए कैसे उसके अवशेष को यूज़ कर हम दूसरे फसल का जो कॉस्ट है, हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसको कम करें। और तीसरा और एक है उसमें कि अगर एक फसल का नुकसान हो जाए तो कम से कम दूसरे फसल से हमें आमदनी मिले। तो ये तीनों समन्वित कृषि प्रणाली, खासकर तालाब बेस्ड अगर इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं तो इस तीनों फायदे हमें मिलते हैं। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और इसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम कुनेठा, जिला इटावा के कृषक गिरधारी लाल ने। यह कड़कनाथ मुर्गियों के पालन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो गिरधारी लाल जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। ये कड़कनाथ नस्ल है, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में ये पाई जाती है। इसका दूसरा नाम काला मासी भी है। इसका स्वभाव चंचल होता है तो इसलिए इसको कड़कनाथ कहते हैं, लेकिन इसके मांस में और जो इसका काला रंग है इसके लिए इसको काला मासी कहते हैं। झाबुआ जिले के जंगलों में ये आदिवासियों द्वारा पकड़ी गई हैं और इनको वहाँ पाला जाता है। अपने देश में ये नस्ल बिल्कुल विलुप्तता की कगार पे है, इसीलिए इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से पूरे देश में कई परियोजनाएं चल रही हैं। हम भी कृषि विज्ञान केंद्र गनीवा चित्रकूट में इस नस्ल का संरक्षण कर रहे हैं, संवर्धन कर रहे हैं। जो भी इनके अंडों से बच्चे हमें मिलते हैं वो हम क्षेत्रीय किसानों को उपलब्ध कराते हैं और यहाँ से किसान अंडे ले जाके अपनी देसी मुर्गियों से हैचिंग करा के, बच्चा पैदा करा के और उनको पाल रहे हैं। इसके मीट में, इसके मांस की जो गुणवत्ता है, तो इसमें वसा का जो प्रतिशत है वो कम हो रहता है और वसा महीन कणों में रहती है, जिससे कि मांस में स्वाद भी रहता है और औषधि गुण भी रहते हैं। इसकी वजह से इस नस्ल का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, उपयोगिता है। और यहाँ पे हम नस्ल सुधार के लिए अपने प्रदर्शन कार्यक्रमों में और जो केंद्र के दूसरे कार्यक्रम हैं उनके माध्यम से नस्ल सुधार के लिए मुर्गा उपलब्ध कराते हैं किसानों को, जिससे कि जो दुकाजी नस्लें तैयार हो रही हैं वो मांस के लिए भी अच्छी हैं और अंडा उत्पादन के लिए भी अच्छी हैं। किसान इनका संरक्षण संवर्धन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम इनको अपने यहाँ केंद्र पे कुक्कुट पालन इकाई में इनका संरक्षण और संवर्धन कर रहे हैं। इनका व्यावसायिक उपयोग दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये नस्ल विलुप्तता की कगार पे होने की वजह से आसानी से उपलब्ध नहीं है, तो इनकी कीमत अच्छी मिल जाती है। तो इसलिए किसान छोटी छोटी अपनी प्रदर्शन इकाइयाँ बना के इनका पालन कर रहे हैं। मुर्गी पालक भाइयों, आप कड़कनाथ मुर्गी के पालन से 3-4 महीने में अच्छी आमदनी कमा सकते हैं, क्योंकि इस मुर्गे की मांग अब पूरे देश में होने लगी है। इसकी खासियत यह है कि इसका खून और मांस काले रंग का होता है, लेकिन यह मुर्गा दरअसल अपने स्वाद और सेहतमंद गुणों के लिए अधिक मशहूर है। कड़कनाथ भारत का एकमात्र काले मांस वाला चिकन है। शोध के अनुसार इसके मीट में सफेद चिकन के मुकाबले कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है, लेकिन अमीनो एसिड का स्तर ज्यादा होता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।
हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत हैं। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatyup@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की कुछ मुख्य झलकियां। ब्रॉयलर मुर्गियों के सफल पालन पर प्रगतिशील किसान का अनुभव। झरबेरा फूल की उन्नत खेती पर एक किसान का अनुभव। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।